नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। खबरों के जाल में आपका सरोकार कहीं खो न जाए, बयानों के शोर में मुद्दे कहीं गायब न हो जाएं, इसीलिए ये खास शो आपको जरूर देखना चाहिए जो दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो आज चीन में एससीओ सम्मेलन के दौरान की बहुत सारी वीडियो आज बहुत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और जिसे आप सिर्फ वीडियो के तौर पे देख रहे हैं, असल में उस वीडियो में कई तरह के मैसेज छुपे हुए हैं जो कि पूरी दुनिया में जा रहे हैं। ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये बदलती दुनिया में बहुत तेजी से बदलते समीकरण और संबंधों का एक मजबूत सबूत है, एक बहुत ही पुख्ता सबूत है। वीडियो में आपको जो पहला तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहली तस्वीर, उसमें जरा गौर से देखिए। इसमें राष्ट्रपति पुतिन हैं, राष्ट्रपति जिनपिंग हैं और तीनों में गजब की केमिस्ट्री, गजब की बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। कैसे कैसे इस पावरफुल वीडियो को डिकोड किया जा रहा है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इस हंसी मजाक का वो राज जान लीजिए जिसका खुलासा एक तरीके से सरकारी रूसी मीडिया ने किया है। तो रशियन टीवी आरटी यानी कि रशियन टुडे जो है वो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उसने लिखा कि पुतिन ने जरूर कोई जोक सुनाया होगा जिस पर पीएम मोदी इतना हंस रहे हैं। और वो जोक क्या हो सकता है, इसको लेकर आरटी ने जो लिखा है वो और भी बहुत रोचक है। तो आरटी ने लिखा कि पुतिन ने 50% ट्रंप टैरिफ को लेकर जरूर कोई मजाक किया होगा जिस पर कि ये सारे नेता हंस रहे हैं। यानी रूसी मीडिया भी ट्रंप के टैरिफ वाले अभियान पर खूब मजे ले रही है। तो कहां तो ट्रंप ने टैरिफ लगाते हुए सोचा था कि भारत के साथ साथ रूस और चीन को भी वो मुसीबत में डालने वाले हैं, लेकिन यहां तो अलग ही माहौल दिख रहा है। टैरिफ लगाने के बाद जब पहली बार मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिले तो ऐसे हंसी मजाक करते दिखे कि जैसे कि उन्हें किसी बात का, कम से कम ट्रंप के टैरिफ का तो कम से कम कोई लोड नहीं है। और रूसी मीडिया ने तो इसे टैरिफ को, इस पूरे टैरिफ वाले जो अभियान है उसका मजाक ही बना दिया उसने। तो जरा देखा जाए तो इस वीडियो में जो दिख रहा है कि कैसे मोदी, पुतिन और जिनपिंग का जो अंदाज है वो एक तरीके से उससे निकलने वाला मैसेज ऐसा है जिसको कि दुनिया आज की तारीख में नजरअंदाज नहीं कर सकती। और ये मैसेज उस शख्स को भी है जो इस वीडियो में नहीं दिख रहा है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को। ये वीडियो मैसेज है कि अमेरिकी दादागिरी का टाइम लगभग ओवर हो चुका है। अमेरिका को बुली करने वाली सोच जो अमेरिका की है वो अब नहीं चलने वाली, और वो वक्त आ चुका है जब पेनल्टी लगाकर, प्रतिबंध लगाकर अमेरिका अपनी बात दूसरों से जो मनवाने की उसकी चाल है अब वो चलने वाली है नहीं दुनिया में। ये वीडियो एक तरह का मैसेज है कि वेस्टर्न पावर के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन अब आकार ले चुका है। और ऐसा नहीं है कि मोदी, पुतिन, जिनपिंग के बॉडी लैंग्वेज में ही अमेरिका को मैसेज देने वाला कॉन्फिडेंस था, बल्कि जब बोलने की बारी आई तब भी तीनों देशों के नेताओं ने अपने अपने हिसाब से अमेरिका को और ट्रंप को मैसेज दिया, और जिसका मूल ये था कि अमेरिका जितनी जल्दी हो ये धौंस दिखाने वाला रवैया छोड़ दे, और ये अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए ये उतना ही अच्छा होगा। एक बार सुनिए जरा तीनों नेताओं ने एससीओ के मंच से क्या कहा। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलने की होगी। И, конечно, ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества, отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям. तो ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया हिंदुस्तान पे, या जब टैरिफ वाले इस अभियान की शुरुआत की, तो उसका मकसद ये था कि रूस से भारत को अलग करना। लेकिन चीन से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है एससीओ के बैठक से, वो ये बता रही है कि अलग करना तो दूर, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कम से कम रसिया और इंडिया के बीच में जिस तरह की का बॉडी लैंग्वेज दोनों देशों के नेताओं के बीच में दिख रही है,
वो इस तरह का गठबंधन इतना मजबूत दिख रहा है कि अमेरिका को भी इसकी एक तरीके से अंदाजा उसको नहीं रहा होगा कि जब ये तीनों देशों के नेता मिलेंगे आपस में तो वो इस तरीके से मिलेंगे कि जैसे कोई बिछड़े हुए यार मिल रहे हैं। और इनके बॉडी लैंग्वेज में जो बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखी जा सकती है वो ये है कि ये जो इंडिया, चाइना और रसिया का जो एक गठजोड़ है वो कोई अस्थाई या कोई टेम्पररी गठजोड़ नहीं है, बल्कि वो इस सदी की डिफाइनिंग फ्रेंडशिप है। भले रूस और भारत के बीच में तो खैर एक अरसे से, एक लंबे अरसे से दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती रही है और चीन और इंडिया का जो संबंध है वो थोड़ा उतार चढ़ाव का दौर उसमें भले रहा बीच में, लेकिन अगर देखा जाए तो बदली हुई परिस्थितियों में अब ये दोनों देश एक साथ मिलकर और जो अमेरिका की दादागिरी वाली, जो चौधराहट वाली जो सोच है उसको चुनौती देने के लिए एक दूसरे के साथ आ खड़े हुए। और आज जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ दिखे तो ऐसा लगा कि जैसे दो दोस्त महीनों बाद मिले हैं। और तो और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक ये फैसला लिया कि वो अपनी कार में ही पीएम मोदी को बिठाकर मीटिंग वाली जगह पर ले जाएंगे। और चूंकि उन्होंने अचानक से प्रोग्राम बनाया था, या यूं कहिए कि उन्होंने अचानक से फैसला किया था, इसलिए उन्हें 10 मिनट तक पीएम मोदी का इंतजार करना पड़ा। फिर जाकर प्रधानमंत्री मोदी आए और दोनों पुतिन की कार में सवार होकर के ही एससीओ की बैठक वाली जगह तक गए। और इस दौरान रूसी पत्रकार भी पुतिन के इस फैसले से थोड़े हतप्रभ थे, थोड़े सरप्राइज थे। उन्हें भी कानों कान भनक नहीं थी कि पुतिन अचानक से पीएम मोदी को अपने साथ लेकर जाएंगे या उनको इस तरीके से अपनी कार में साथ बिठाकर ले जाएंगे। और इसके लिए पुतिन ने सिर्फ 10 मिनट इंतजार नहीं किया, बल्कि कार में भी पुतिन और मोदी के बीच एक लंबी बातचीत हुई जो कि बायलैटरल मीटिंग से पहले हुई। यानी कि डेलीगेशन लेवल के साथ, जो डेलीगेशन लेवल पर जो बैठक होनी थी दोनों नेताओं की, उससे पहले कार में ही दोनों नेताओं ने 1 to 1 एक मीटिंग भी कर ली। बताया यह जा रहा है कि कार में पुतिन और मोदी की मीटिंग लगभग 45 मिनट तक चली। और यह बताता है कि आज की तारीख में जो इंडिया और रसिया के बीच में जो संबंध हैं वो कितने प्रगाढ़ हैं और उसमें दोनों नेताओं के बीच में किस तरह की केमिस्ट्री। तो मोदी, पुतिन और जिनपिंग की केमिस्ट्री के बाद अब जरा इस एक और वीडियो को देखिए। और इस फंक्शन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हालत ऐसी लग रही थी जैसे बिन बुलाए मेहमान हो। मेजबान जिनपिंग ने तो शहबाज की मौजूदगी का जैसे कोई लोड ही नहीं लिया। जैसे तैसे लपक कर शहबाज ने पुतिन का हाथ मिलाया और वो भी जिनपिंग की पीठ के पीछे। जरा वो तस्वीरें भी देखिए गौर से। तो इसी तरीके से एक दूसरे वीडियो में जब मोदी और पुतिन हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ रहे हैं तो शहबाज पाकिस्तान के झंडे के सामने सावधान की मुद्रा में खड़े हुए दिखाई देते हैं। अगर देखा जाए कि अगर दुनिया के बड़े नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर वो उनकी कूटनीति का हिस्सा है, तो आप ये समझिए कि इस सीओ की बैठक में जो मोदी का बॉडी लैंग्वेज था वो ग्लोबल पॉलिटिक्स के चैंपियन की तरह था और शहबाज शरीफ 1% खिलाड़ी की तरह दिख रहे हैं। मोदी पुतिन के सामने शहबाज जिस पोज में खड़े थे उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि ये तो भीख मांगने वाले लीडर जैसा बर्ताव था, इसीलिए उनकी फोटो को भिखारी के ड्रेस में एक तरीके से दिखा दिया गया। खुद पाकिस्तानी लिख रहे हैं कि भाई कुछ तो इज्जत का ख्याल कर लेना चाहिए था। शहबाज की फोटो के साथ लोग कैसे कैसे मजे ले रहे हैं उसकी कुछ तस्वीरें जरा आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जरा गौर से। किसी ने शहबाज की फोटो को वेटर का ड्रेस पहना दिया और सोशल मीडिया को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एससीओ में एंटरटेनमेंट का पूरा ठेका अकेले शहबाज शरीफ ने ले रखा था। तो शहबाज की जो बची खुची इज्जत पीएम मोदी ने अपने भाषण में उतार दी। आतंकवाद का मसला उठाकर पीएम मोदी ने शहबाज के मुंह पर पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र भी किया और पाकिस्तान को संरक्षण देते आए चीन के सामने ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान की एक तरीके से खटिया खड़ी कर। पहले आप पीएम मोदी का बयान सुनिए और फिर बताएंगे
कि इसका एससीओ और खासकर चीन पर कितना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा है। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। तो पीएम मोदी के इस तेवर को देखते हुए, आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रवैये को देखते हुए, एससीओ समिट में वो हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यहां पर जो साझा बयान जारी किया गया उसमें पहलगाम हमले का बाकायदा जिक्र किया गया है और सभी देशों के नेताओं ने मिलकर ये माना कि पहलगाम में हुआ हमला गलत था, ऐसा आतंकवादी हमला किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। और शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों और घायलों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और जोर देकर कहा कि हमले के दोषियों, योजनाकारों और प्रयोजकों और जो प्रायोजक हैं उसके, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो परोक्ष रूप से पाकिस्तान का भी जिक्र है, और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान जो पहलगाम हमले का मुख्य साजिश करता है, वो एक तरीके से इस स्वीकृति के बाद एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया के एक बड़े मंच पर एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। और ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की धरती पर पाकिस्तान को पीएम मोदी ने बेनकाब किया है। और यहां आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि इसी साल जून में जब एससीओ के देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो उस बैठक में जो साझा बयान तैयार किया गया था, उस बैठक के बाद उसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा नहीं की गई थी। तब वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और साझा बयान पढ़ने के बाद उन्होंने इसका विरोध जताया था और उस पर साइन करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो साझा बयान जारी नहीं किया जा सका। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जो तेवर था उसको देखते हुए चीन को यह बात समझ में आ गई कि यहां पर पाकिस्तान की तरफदारी करने से बात बनेगी नहीं। और इसीलिए न सिर्फ साझा बयान में बल्कि सामूहिक रूप से सारे देशों ने इस बात को स्वीकार किया कि इस तरह के आतंकवादी घटनाओं को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता और इसके प्रायोजकों को भी कटघरे में खड़ा किए जाने की जरूरत है और उनको भी दंड दिए जाने की जरूरत है। तो आप ये सोचिए कि जिस तरीके से इस बड़े मंच पर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या मुंह लेकर पाकिस्तान लौटेंगे, एक बार यह भी उनको सोचना चाहिए। खैर, तो पाकिस्तान में तो शहबाज के लौटने के बाद टेंशन बढ़ेगी। अमेरिका तो मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात से पहले ही एक तरीके से टेंशन में था और कितना परेशान था उसकी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के एक भड़काऊ बयान से आप समझ सकते हैं। नवारो रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगातार निशाना साधते रहे और इस बार उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत के रूसी तेल खरीदने के फैसले की कीमत आम भारतीय चुका रहा है और फायदा उठा रहा है ब्राह्मण। आप सोचिए, उस बयान को एक बार सुनिए और फिर आपको लगेगा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके आसपास वो लोग जो कि सो कॉल्ड नीति निर्धारक हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो भारत के बारे में कितनी कम समझ रखते हैं और उनमें से कई लोग तो कितनी ओछी राय रखते हैं। तो पीटर नवारो ही वो शख्स थे जिन्होंने कि रूसी तेल खरीदने को लेकर जो रूस और यूक्रेन की जंग है उसको मोदी का युद्ध बता दिया था। और अब देखिए जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, उसको देख करके तो ऐसा लगता है कि जैसे जो ट्रंप हैं और उनके सारे सलाहकार, जो भारत को लेकर उनकी सोच है,
या तो दुरुस्त नहीं है और या तो वो किसी एक तरीके से ऐसे ख्याली सोच में हैं या उनकी अवधारणा भारत को लेकर के ऐसी है कि जिसमें वो कभी भी सही फैसला नहीं कर सकते। जिस तरह की हास्यास्पद बातें कर रहे हैं कई बार ट्रंप और उनके सहयोगी, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो भारत को लेकर या तो भारत को बहुत कमतर आंकते हैं या प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और उनकी कूटनीति को उन्होंने अभी तक कमतर आंका है। लेकिन एससीओ से जो तस्वीरें उभर के आ रही है उसको देखने के बाद उनको अंदाजा लग गया होगा कि उन्होंने जो अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की है भारत और प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति को, उसका कैसा करारा जवाब उनको एससीओ की बैठक से मिल रहा है, ये तस्वीरें देखकर उनको इस बात का एहसास हो गया होगा। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि दुनिया के 3 महाद्वीपों में क्यों और किस बात पर बवाल मचा हुआ है और क्यों ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो आपको दुनिया का नक्शा, दुनिया का मैप दिखाया और पढ़ाया गया है वो सब गलत है। वो हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में प्रवासियों के खिलाफ क्यों एक विरोध का माहौल बना हुआ है और इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। तो लीबिया पर 42 साल तक राज करने वाले तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने 2010 में इटली का दौरा किया था और गद्दाफी की यात्रा के दौरान एक एजेंसी ने 500 युवा महिलाओं को पैसे देकर लीबियाई नेता का भाषण सुनने के लिए बुलाया था और इसी भाषण में गद्दाफी ने कहा था कि इस्लाम को पूरे यूरोप का धर्म बना देना चाहिए। और इसके 1 साल बाद यानी कि 2011 में गद्दाफी की मौत हो गई। लेकिन गद्दाफी के भाषण के 15 साल बाद यूरोप ही नहीं बल्कि जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बदलती हुई डेमोग्राफी कैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है, जरा इन 3 तस्वीरों के जरिए उसको समझने की कोशिश करिए। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 3 देशों के बीच भले ही हजारों किलोमीटर का फासला हो, लेकिन तीनों जगह मुद्दा एक है। तीनों देशों में प्रवासियों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रवासियों में अरब और अफ्रीका से आने वाले लोगों के साथ साथ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी शामिल हैं। बहुत सारी जगहों पर भारतीयों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रवासियों को लेकर अपनी ही सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रिटेन लेकर चलते हैं, जहां पिछले करीब 1 हफ्ते से सरकार की प्रवासी नीति का जबरदस्त विरोध हो रहा है और ये एक शहर में नहीं बल्कि ब्रिटेन के कई शहरों में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। अंग्रेजों के मुल्क में लोग अचानक सड़क पर इस तरीके से क्यों उतर आए हैं या क्यों उतरना पड़ा है, उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। लेकिन ये ट्रिगर कैसे हुआ, जरा इसको समझिए। तो हुआ यूं कि लंदन के बाहरी इलाके में एक होटल में शरणार्थियों को ठहराया गया और इसमें से एक शरणार्थी पर 14 साल की एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। जब एक खबर फैली तो लोग सड़कों पर उतर आए। ब्रिटेन के कई शहरों में उन होटल्स के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं जहां पर इन शरणार्थियों को ठहराया गया है, उनको पनाह दी गई। अब जरा सोचिए कि ये किस तरह की मानसिकता है कि लोग जिस देश में शरण मांगने पहुंच रहे हैं, जहां रिफ्यूजी के तौर पर बन के जा रहे हैं, वहां वो इस तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, बच्चियों के साथ हैवानियत कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं और तो और कई जगहों पर वो शरिया अदालतों की मांग कर रहे हैं। ब्रिटेन में करीब हर दिन इस तरह की वारदात पिछले कई सालों से सामने आ रही और 5 दिन पहले का ही एक और वाकया है। स्कॉटलैंड का एक शहर है डंडी। इस शहर के एक घर में 2 स्कॉटिश बच्चियां अकेली थी और इसी का फायदा उठाते हुए अवैध रूप से ब्रिटेन में घुसे 5 शख्स ने बच्चियों से बदसलूकी की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर उसकी बड़ी बहन जो कि 14 साल की है, उसने लॉन में रखी कुल्हाड़ी को लेकर वो उनको बचाने के लिए दौड़ पड़ती है और बच्ची के साहस को देखकर वो जो 5 रिफ्यूजी थे वहां से भाग खड़े होते हैं। वहां से गुजर रहे किसी डैश कैम में बच्ची की बहादुरी की ये तस्वीरें कैद हो गई।
और इस 14 साल की बच्ची के साहस ने ब्रिटेन को और ब्रिटिश लोगों को इतना झकझोर दिया कि लोग सड़क पर उतर आए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि उस तरह के लोग जो कि ब्रिटेन में आकर वहां की बच्चियों के साथ, वहां की महिलाओं के साथ गलत बर्ताव करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके साथ यौन अपराध करते हैं, ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाला जाए। एक खास तौर से पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। तो ब्रिटेन में पहली बार नहीं हो रहा है। असल में ब्रिटेन में पाकिस्तानियों की करतूतें ऐसी है जिसे सुनकर आप भी एक बार चौंक जाएंगे। ब्रिटेन के कई ऐसे शहर हैं जहां ब्रिटेन की बेटियां दिन के उजालों से लेकर रात के अंधेरे में हर जगह हर समय पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी हैवानियत का शिकार हो रहे हैं। और वहां की स्कॉटलैंड यार्ड, जो वहां की पुलिस है, वो ये सब जानते समझते हुए भी प्रवासियों के अपराधों को एक तरीके से नजरअंदाज कर रही है। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले कुछ दशक के दौरान ब्रिटेन में हजारों बच्चियों का शोषण किया गया। हर्ट्सफील्ड, रॉदरहैम, रोसडेल, ब्रिस्टल, न्यूकैसल, ऐसे तमाम शहर हैं जहां पर कि ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। युवा ब्रिटिश लड़कियों का यौन शोषण और उन्हें नशे की लत या उन्हें कहें कि नशे का आदी बना देना, ये इस गैंग का काम है। ये नेटवर्क ब्रिटेन में रहने वाले जो पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, बांग्लादेशी मूल के लोग हैं, ज्यादातर लोग वो लोग इसमें शामिल हैं। और ब्रिटेन में इसे ग्रूमिंग गैंग का नाम दिया गया है, जो ब्रिटेन में रह रहे पाकिस्तानियों का एक ऐसा गैंग है जो स्कूली छात्राओं की देखभाल और उनके टैलेंट को निखारने का लालच देकर उन्हें अपना शिकार बनाता है। ग्रूमिंग गैंग के सदस्य जबरन या धमकाकर बच्चों को नशे की लत लगा देते हैं। खास बात यह है कि इस गैंग में 20 साल से लेकर और 70 साल तक के लोग शामिल हैं और कई बार तो इसमें बाप बेटे और सगे भाई भी एक साथ शामिल होते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तानियों का एक गैंग पूरे ब्रिटेन में फैला हुआ है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 40 साल के दौरान अकेले ब्रिटेन में करीब 5 लाख लड़कियों का यौन शोषण किया गया है। और सिर्फ 2019 में इंग्लैंड में करीब 19,000 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया गया। 2019 के मई महीने में ब्रिटेन के हल शहर में पुलिस ने ऑपरेशन मार्क्समैन लॉन्च किया था और इस दौरान ऐसे कई पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया था जो ब्रिटेन में लड़कियों के शोषण वाले गैंग में शामिल थे। लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों को रिहा कर दिया गया और जिसे सजा दी भी गई वो भी कुछ महीनों की, चंद महीने। इसको लेकर भी ब्रिटेन के लोगों में काफी गुस्सा है। 2023 में तत्कालीन ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में पाकिस्तानियों के ग्रूमिंग गैंग को खत्म करने की बात कही थी। और सुनक ने उस समय क्या कहा था, एक बार जरा सुनिए पहले। What happened to vulnerable children in Rochdale, Telford, Rotherham and other places is simply appalling. Last year I said that if I became Prime Minister I wanted to take decisive action to help stamp out this evil. Today we're announcing a set of new measures to achieve that. A specialist task force has been set up by the police, tougher sentencing, a new national hotline and data analytics to make sure that we can identify and catch perpetrators. तो ऋषि सुनक ने बात 2023 में कही थी। 2024 के चुनाव में पार्टी की हार के बाद सुनक की सत्ता जाती रही और ब्रिटेन में पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की जो हरकतें थी वो पहले की तरह ही जारी रही। अब जरा ये जानिए कि ब्रिटेन कैसे मिनी पाकिस्तान बन गया है। और देखते ही देखते ब्रिटेन के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर की बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी आ चुकी है और वहां पर बहुत सारे इलाकों में दिन में भी पुलिस को जाने में कई बार सोचना पड़ता है। 1951 में ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 10,000 थी, जो मौजूदा वक्त में 16 लाख से ज्यादा हो गई। अकेले बर्मिंघम शहर में करीब 2 लाख पाकिस्तानी और 50,000 बांग्लादेशी रहते। और तो और लंदन में इस समय जो मेयर हैं लंदन के, सादिक खान, वो भी पाकिस्तानी मूल के हैं। तो जरा सोचिए कि 75 साल में ब्रिटेन में पाकिस्तानी 10,000 से 16 लाख हो गए और यही हाल यूरोप के कई दूसरे देशों का भी।
यूरोप के कई शहरों का नक्शा बदल चुका है या फिर बदलने वाला है, या ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर अभी नहीं बदला तो अगले 10, 20, 30, 50 सालों में बदल जाएगा। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क ऐसे जो शांत और खुशहाल देश हैं, वो अपने वजूद का संकट एक तरीके से वो अपने ऊपर झेल रहे हैं। आपको डेनमार्क में रह रहे एक पाकिस्तानी का बयान सुनना चाहिए और यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। तो इस वीडियो में एक पाकिस्तानी शख्स और एक डेनिश नागरिक के बीच में बहस हो रही है। बहस के दौरान पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि आने वाले 10-15 सालों में पाकिस्तानियों की आबादी डेनमार्क में डेनिश लोगों से कहीं ज्यादा हो जाएगी। और इस वीडियो को दुनिया के सबसे चर्चित अरबपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने पोस्ट किया है। एलन मस्क ने इस वीडियो पर जवाब देते हुए लिखा कि हिज मैथ इज करेक्ट, यानी इसका गणित सही है। और वो गणित क्या है वो उस वीडियो में बता रहा है कि भाई हमारे 4-4, 5-5 बच्चे हैं और तुम्हारे 1-2 बच्चे भी नहीं होते तो अगले कुछ सालों में हमारी आबादी तुम डेनिश लोगों से, यानी कि वहां के जो डेनमार्क के मूल लोग हैं, उनसे कहीं ज्यादा हो जाएगी। और उसके बाद इस देश में वही होगा जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं। उसने ये भी कहा कि जैसे कि आसपास के देश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में हो रहा है, कमोबेश वही हालत डेनमार्क में भी होने वाली। वैसे यही गणित अब दुनिया के कई दूसरे देशों का समीकरण बिगाड़ रहा है, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। एलन मस्क ने जिस गणित की बात की उसी तरह का इशारा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 28 अगस्त को दिल्ली में कहा कि परिवारों में 3 बच्चे होने ही चाहिए, इससे अधिक नहीं तो इससे कम भी नहीं। इससे जनसंख्या का संतुलन बनाए रखने और समुचित विकास को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मोहन भागवत ने क्या कहा, क्यों कहा, जरा एक बार सुनिए। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा, एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है, कल खिलाना पड़ेगा ना सबको। तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे। तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से। ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात है। तो वैसे पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख ने 3 बच्चों का जिक्र किया है। इससे पहले भी भागवत हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह देते रहे और इसकी वजह भी है। ये तो आप जानते हैं कि देश के कई इलाकों में डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है और एक बड़ा मुद्दा भी बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक इस बात पर चिंता जताते रहे हैं, लेकिन ये चिंता सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कई देशों में जताई जा रही है और इसमें जापान भी शामिल है। जापान में भी प्रवासियों की बढ़ती आबादी एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है और वहां भी अपराध बढ़ रहे हैं, छेड़छाड़ और गुंडागर्दी की घटनाएं बढ़ रही है। और यही वजह है कि जापान के कई शहरों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। असल में जापान में कुर्द नागरिकों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी और कुर्दिश मूल के लोग हत्या से लेकर बच्चियों के यौन शोषण तक के आज आरोपी हैं। जापान के लोग अब सरकार से शरणार्थियों के लिए सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। और इसको जरा एक आंकड़े के जरिए समझिए। 2005 में जापान में मुस्लिम आबादी 1,10,000 थी। 2023 आते आते ये संख्या बढ़कर 3 लाख पहुंच गई, यानी 18 साल के दौरान जापान में मुस्लिम आबादी 3 गुना हो गई। सिर्फ 18 साल में 3 गुना। जरा सोचिए कि अगर यही रफ्तार रही तो जापान में इनकी संख्या और कितनी ज्यादा बढ़ सकती है और कितने और जो समस्याएं हैं इससे जुड़ी हुई वो किस रूप में सामने आ सकती है।